नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोपेल्विक सर्जन हूँ। क्या ब्लॉक्ड फलोपियन ट्यूब्स में लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत होती है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत कॉमनली हमसे पूछा जाता है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो महिलाओं में होने वाले निस्संतानता के कारण होते हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 30-35% अंडाशय की इरेगुलरिटी या काम की गड़बड़ की वजह से होता है और जो नेक्स्ट 30-35% होते हैं वो हमारे ट्यूबल रीजंस होते हैं या ट्यूब से संबंधित रीजंस होते हैं। 30 से 35% बाकी जो बचे हुए हैं उनमें कारण पता करना बहुत मुश्किल होता है या पता कभी लगते नहीं है। उसे हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ट्यूबल पेटेंसी या ट्यूब का गड़बड़ होना एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से पेरेंट्स कपल्स प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। तो ये ट्यूब में जो होने वाला जो ब्लॉकेज है ये कई कारणों से होता है। इसमें अंदर से इन्फेक्शन हो सकता है जिसे बहुत कॉमनली ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है, या ये एक्सटर्नल ब्लॉकेज भी हो सकता है जैसे कोई एंडोमेट्रियोसिस हुआ या पेल्विक इन्फेक्शन जो आफ्टर डिलीवरी की वजह से सेप्सिस की वजह से हुआ हो, या बहुत लॉन्ग टर्म पीआईडी जिसकी वजह से क्लामाइडिया एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें कई बार ट्यूबल ब्लॉकेज होते हैं, निसेरिया गोनोरी या क्लामाइडिया। तो ये जो इन्फेक्शंस को पता करना और ये बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादातर जो टेस्ट हैं वो इन्वेजिव टेस्ट होते हैं। तो हम शुरुआती दौर पे जब कपल ने ट्राई कर लिया है सफिशिएंट टाइम तक, हमने ओव्यूलेशन एग बनने की प्रक्रिया को भी नॉर्मल करने की कोशिश कर ली है, उसके बावजूद जब कपल कंसीव नहीं करता तब हम ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट की तरफ जाते हैं। तो इसका जो सबसे पहला टेस्ट है वो है हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी। इसमें हम एक साधारण एक्सरे का सहारा लेते हैं, पर उसके साथ हम बच्चेदानी में एक ऐसे डाई को इंजेक्ट करते हैं, ऐसे लिक्विड को इंजेक्ट करते हैं जो एक्सरे में दिखाई दे। तो जब ये डाई या लिक्विड बच्चेदानी के अंदर जाती है और बच्चेदानी से होते हुए दोनों ट्यूब्स में होते हुए पेट के अंदर तक लिक्विड जाता है, तो हमें ये पता लगता है कि बच्चेदानी के अंदर का बनावट और ट्यूब्स और जो पेट के अंदर तक का रास्ता है वो खुला हुआ है। पर अगर इस टेस्ट में खुला हुआ वो नहीं आए या वो बंद आए तो हम इसे ब्लॉकेज कहते हैं। तो इस ब्लॉकेज के भी कई प्रकार हैं। जो सबसे कॉमन ब्लॉकेज है वो है इस्थेमिक ब्लॉकेज, या जो ब्लॉकेज जो बच्चेदानी और ट्यूब जहाँ पे जुड़े होते हैं वहीं पे वो ब्लॉकेज हो जाए, या कॉर्नुअल ब्लॉकेज कहते हैं, या ये दूर जाके जंक्शन से दूर जाके भी ब्लॉकेज हो सकता है। तो ऐसा ये सामान्यतः देखा गया है कि कई बार बच्चेदानी में सिकुड़न आने की वजह से जब हम अचानक डाई डालते हैं बच्चेदानी में सिकुड़न आ जाती है और ये कॉर्नुअल ब्लॉकेजेस हमें दिखने लगते हैं, जो दोबारा करने के बाद हो सकता है वो खुले हुए मिले। तो कॉर्नुअल ब्लॉकेजेस को छोड़ के अगर कहीं और ब्लॉकेज आता है एचएसजी में, तो वो एक सिग्निफिकेंट कारण होता है या उसको आगे इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी होता है। पर आपको ये भी समझना होगा कि सारी परिस्थितियों में एचएसजी निर्णायक नहीं हो पाता। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, जब बहुत लंबा ट्यूबरकुलोसिस रहा है तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि ट्यूब्स ओपन होने के बावजूद भी वो फंक्शन नहीं कर पाती या वो अपना काम नहीं कर पाती। ऐसी परिस्थिति में अगर आप एचएसजी करेंगे तो वो हो सकता है ट्यूब खुली मिले, और जिसे हम एक स्पेशल टाइप का नाम देते हैं वो है लेड पाइप अपीयरेंस या टोबैको पाउच अपीयरेंस। अगर ये आपको दिखे तो हमें ये समझना चाहिए कि ट्यूब खुली होने के बावजूद भी उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें लैप्रोस्कोपी करना बहुत आवश्यक हो जाता है। लैप्रोस्कोपी में न केवल हम ट्यूब के अंदर की जांच कर पाते हैं, डाई टेस्ट कर पाते हैं, हम ट्यूब को बाहर से भी देख पाते हैं कि क्या उसमें कोई सूजन है, क्या उसमें पानी भरा हुआ है, क्या उसमें कोई एक्सटर्नल ट्यूबरकुलोसिस होने के कोई चांसेस हैं। जो इनफर्टाइल कपल्स में, ऐसे कपल्स जिसमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ऐसे कपल्स में अगर हम ट्यूबरकुलोसिस एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस की जांच करें तो उसकी संख्या
नॉर्मल लोगों से काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, ऑलमोस्ट 1%, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इन चीज़ों की डायग्नोसिस के लिए लैप्रोस्कोपी करना बहुत आवश्यक हो जाता है, और अगर हमें कोई बीमारी मिलती है तो उसका ट्रीटमेंट भी हम लैप्रोस्कोपी के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई एडहेशन है, ओवेरियन सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस है, या अंदर कोई ऐसी चिपकाहट है जो बाहर से है, हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम लैप्रोस्कोपी ज़रूरी हो जाती है। एक जो सवाल जो बहुत लोग ये उम्मीद करते हैं कि अंदरूनी कोई ब्लॉक है ट्यूब में, क्या हम उसको लैप्रोस्कोपी में ओपन कर सकते हैं। देखिए, इसके कई अप्रोचेज़ हैं, या कई शुरुआत से कई लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और कई अप्रोचेज़ हैं जिसमें कई बार दवाइयों का एक मिश्रण बना के नीचे से डाला जाता है ये सोच के कि वो खुल जाएगा, या आजकल हम हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू एक तार जैसी वस्तु ट्यूब में डालते हैं जिससे कि ट्यूब ओपन हो जाए, या कई लोग इसमें सर्जरी भी रेकमेंड करते हैं। पर आज की जो एविडेंस के हिसाब से इंटरनल ट्यूबल ब्लॉकेज को खोलने के लिए या खोल के उसको नॉर्मल प्रेगनेंसी ट्राई करने की जो संभावना है उसकी काफ़ी कम है, या उसको ऐसा करने का कोई साइंटिफिक कारण या कोई साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास नहीं है। तो एक्सटर्नल ब्लॉकेजेस को हम खोल सकते हैं, और जो प्रेशर से खुल जाएं वो ठीक है। अदरवाइज ट्यूब के अंदर के हमें इंटरवेंशंस आज की एविडेंस के हिसाब से नहीं करना चाहिए। ऐसे में एक्टोपिक प्रेगनेंसी नाम की एक बीमारी है, जो ट्यूब में प्रेगनेंसी रुक जाती है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये रहा एक वृत्तांत जिसमें हमने इनफर्टिलिटी और कब हमें एक्चुअली ट्यूबल टेस्ट करना चाहिए, शुरुआत में कौन सा ट्यूब टेस्ट करना चाहिए, अगर उसमें ब्लॉक किस टाइप का प्रॉब्लम आए कि हमें नेक्स्ट लेवल ट्यूबल टेस्ट जिसमें हम लैप्रोस्कोपी करते हैं वो कब करना चाहिए, और कैसे किन किन प्रॉब्लम्स में हम उम्मीद कर सकते हैं कि लैप्रोस्कोपी उसको ठीक करेगा, किन किन प्रॉब्लम्स में लैप्रोस्कोपी उसे कम से कम डायग्नोस कर देगा जैसे ट्यूबरकुलोसिस, या किन परिस्थितियों में हम कुछ नहीं कर सकते, हमें आगे आईवीएफ की तरफ बढ़ जाना चाहिए। तो और इन विषय में अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।